नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान और आप मंथन देख रहे हैं। देश के 2 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव की वोटिंग खत्म हो चुकी है। चुनाव आयोग के अनुसार शाम 5 बजे तक असम में 84.42%, केरलम में 75.1% और पुडुचेरी में 86.92% वोटिंग हुई। पुडुचेरी में मन्नादीपेट में पोलिंग बूथ और पर कांग्रेस और भाजपा में झड़प हुई। पुलिस ने भीड़ पर लाठीचार्ज किया। पुडुचेरी के सीएम रंगास्वामी वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ तक बाइक से पहुंचे। केरलम में पूर्व रक्षा मंत्री और कांग्रेस लीडर AK एंटोनी ने तिरुवनंतपुरम में वोट डाला। उन्होंने मीडिया से कहा कि केरलम के लोग भाजपा को पसंद नहीं करते। राज्य में 10 साल के कुशासन की सरकार है, इसलिए इस बार सरकार बदलेगी। असम में मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी में मां कामाख्या मंदिर की पूजा के बाद पत्नी के साथ जालुकबाड़ी में वोट डाला। तो कुल मिलाकर ये वोट है। और जिस तरीके से 1 केंद्र शासित प्रदेश और 2 राज्यों में वोटिंग खत्म हुई है, जो नेताओं का जो मेहनत है, भाग्य है, जो भी कहें, वो एक तरीके से EVM में बंद हो गया है। लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं अभी तक, और कांग्रेस पार्टी के नेता पवन खेड़ा और पूरी कांग्रेस पार्टी से जो उनकी मोर्चेबंदी है वो लगातार चल रही है। आज मतदान के दौरान भी पत्रकारों ने जब उनसे सवाल किए, खास तौर पर एक डिजिटल मीडिया के पत्रकार ने जब उनसे सवाल किया, तो उस डिजिटल मीडिया पर भी वो भड़के और उन्होंने यहाँ तक कह दिया, उन्होंने कांग्रेस पार्टी तक को पहचानने से इनकार कर दिया। बोले कौन सी कांग्रेस, कौन कांग्रेस? हिमंता बिस्वा शर्मा को ये नहीं भूलना चाहिए कि वही कांग्रेस है जिसमें आप 20 साल तक रहे हैं, जहाँ से आपने राजनीति शुरू की है और जिसके दम पर आज मुख्यमंत्री आप बने हैं। अगर कांग्रेस नहीं होती तो आपको कोई सड़क से उठा के मुख्यमंत्री नहीं बनाता। लेकिन उनका स्टाइल है। जैसे आपको याद होगा, लोकसभा चुनाव के दौरान एक बड़े समाचार चैनल से बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था, कौन राहुल? इसी तरह उसी स्टाइल में हिमंता बिस्वा शर्मा करें, कौन कांग्रेस? मैं तो नहीं जानता। पवन खेड़ा, मल्लिकार्जुन खड़गे, इनकी तो बिसाती क्या है। तो कुल मिलाकर पवन खेड़ा ने एक नया खुलासा किया है और एक नई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। असम पुलिस उन्हें खोज रही है। उन्होंने एक वीडियो जारी करके कल कहा था कि हाँ, वो असम पुलिस को अवॉइड कर रहे हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी सवालों का जवाब नहीं दे रही है, लेकिन वो पुलिस उन्हें ढूंढ रही है, तो वो अवॉइड कर रहे हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि हम कोई बहुत बड़े बाराह नहीं, हम अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि खामखां इस मुद्दे को पुलिस के जरिए दबाने की कोशिश को नाकाम नहीं होने, मतलब कामयाब नहीं होने देंगे। तो पवन खेड़ा और हिमंता बिस्वा शर्मा, सुनिए। ये सीरीज चलती रहेगी हिमंता जी, क्योंकि बंटी और बबली गिरफ्तार होंगे। ये मैं फिर दावे के साथ कह रहा हूं, बंटी और बबली जेल में होंगे। आसाम की जनता का 52,000 करोड़ रुपया आप लूट कर अमेरिका ले जाएंगे और हमको आंखें दिखाएंगे? क्या हैसियत है आपकी हमें आंखें दिखाने की? आसाम की जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं आप, और जो पैसा लूट कर आप गए हैं, उससे आपने दुबई में प्रॉपर्टीज खरीदी हैं, उसमें आप अमेरिका में होटल्स बना रहे हैं। क्या हम इसकी पोल नहीं खोलेंगे? हम फिर जानना चाहते हैं, दुबई में आपने KYC क्या दी? मेरा लैंग्वेज लल्लन टॉप से हमेशा अच्छा होता। नहीं सर, लल्लन टॉप की लैंग्वेज को, लल्लन टॉप को आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए सर। नहीं सर, नहीं सर, आपसे सर्टिफिकेट नहीं तो सर सवाल तो क्यों आप सवाल पूछते हैं? आप मुझे से अपॉइंटमेंट लिया? नहीं, आप ऐसा मत करो। मैं आपको कोई प्रेस वार्ता में बुलाया नहीं हूँ। आप क्यों मुझे क्वेश्चन पूछे? मैं आपसे बात करना नहीं चाहता हूँ। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इसमें बहुत सारी और बातें थी। मुझे लगता हमारे सहयोगी स्किप कर गए वो बातें। दोबारा भी ब्रेक के दरमियान आपको हम सुनवाएंगे जब ब्रेक से लौटेंगे। बहुत सारी बातें उन्होंने कांग्रेस को लेकर की हैं, बहुत सारी उन शब्दों का इस्तेमाल किया है जो शायद मुझे नहीं लगता। एक मीडिया संस्थान लल्लन टॉप ने कहा उनसे कि भाई आपने असंसदीय शब्दों का प्रयोग किया है, एक मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता। तो वो मीडिया संस्थान को ही पहचानने से इनकार करने लगे और पूछने लगे कि भाई इस लल्लन टॉप शब्द का अर्थ क्या होता है। मैंने तो हिंदी में नहीं पढ़ा,
अरे हेमंता जी, आपने हिंदी पढ़ी होगी, अवधि नहीं पढ़ी होगी और कनपुरिया तो बिल्कुल नहीं पढ़ी होगी। ये कनपुरिया शब्द है और आप पूरे भारत के हिंदी बेल्ट को तो नहीं ही जानते हैं। तो आप ऐसे तो चैलेंज मत कर दीजिए किसी शब्द को लेकर। मैं किसी संस्थान को लेकर नहीं कह रहा, संस्थान की अपनी चीज़ें होंगी, हो सकती हैं, उसका क्या क्वेश्चन क्या गणित होगा, लेकिन एक पत्रकार को आप चुनौती नहीं दे सकते कि वो पत्रकार ने आपसे बात कैसे कर ली। अगर आप सार्वजनिक स्थान पर खड़े हैं तो सवाल आपसे होंगे। हाँ, वो पत्रकार आपके घर, आपके दफ्तर, आपकी बिना बुलाए पर जाता है तो आप कह सकते हैं कि मैंने आपको नहीं बुलाया। लेकिन वो अगर खुले आसमान के नीचे 10 पत्रकारों के साथ खड़ा है तो उसे आप रोक नहीं सकते हैं। तो कुल मिलाकर यही स्थितियां हैं। अब हम पहले तीनों राज्यों की बात करेंगे कि तीनों राज्यों में स्थितियां क्या हैं, दलों की क्या स्थितियां हैं। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं। कौन कौन से मेहमान जुड़े हैं उन्हें बताया जाए और स्क्रीन पर लाया जाए। हमारे साथ फिलहाल 2 मेहमान हैं। कांग्रेस के असम के प्रवक्ता हैं प्रेम उपाध्याय और दिल्ली से वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र सिंह। बाकी और बहुत सारे मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। दोनों लोगों को स्क्रीन पर लाया जाए। सीधे प्रेम उपाध्याय की तरफ चलते हैं। दोनों मेहमानों को बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। प्रेम उपाध्याय जी, हेमंता बिस्व शर्मा कह रहे हैं कि आप लोग ज़बरदस्ती उनको घेर रहे हैं और आप लोगों के पास सबूत नहीं है, केवल चुनाव में आपको वोट मिल जाए इसलिए आप उनको बदनाम कर रहे थे। और आज तो उन्होंने साफ तौर पर कांग्रेस को भी पहचानने से इनकार कर दिया। बोले कौन कांग्रेस, ये क्या है। तो कुल मिलाकर क्या स्थितियां हैं, क्या परिस्थितियां हैं। और अभी भी वहाँ बीजेपी के लोग दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी इस बार भी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। प्रेम उपाध्याय। हाँ चलिए अभी जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल पर आपने मुझे निमंत्रण दिया। मैं आपका निमंत्रण के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। बोलिए। सर, रही बात हिमंत बिस्व शर्मा की, जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, हेलो, हाँ बोलिए प्रेम जी, हम सुन पा रहे हैं आपको। आप सुन पा रहे हैं जी? हाँ सुन पा रहे हैं। अपना फ्रेम ठीक कीजिए, आपका चेहरा पूरा नहीं दिख रहा है, फ्रेम ठीक कीजिए। बाकी आवाज आपकी बुलंद है, बोलिए जी। तो हिमंत बिस्व शर्मा जी असम के माननीय मुख्यमंत्री हैं और एक मुख्यमंत्री जो संवैधानिक पद पर बैठा है, उनका भाषण और उनके संबोधन को आपने सुना कि किस प्रकार से वो बौखला करके राष्ट्रीय मीडिया के लोगों को संबोधन कर रहे हैं। एक राष्ट्रीय चैनल जो ललन टॉप, जो एक अपने आप में एक बहुत बड़ी ख्याति रखता है, उसे उस प्रकार की असभ्य भाषाओं का व्यवहार कर रहे हैं। तो मैं ऐसा समझता हूं चौहान जी कि भारतीय जनता पार्टी और माननीय असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा जी का संतुलन बिगड़ गया है और वो इसलिए उलूल जुलूल बातें कर रहे हैं। दूसरी बात कि हिमंत बिस्व शर्मा जी जो भाषा बोलते हैं, वो भाषा एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति कतई नहीं बोल सकता। और मैं जो बात आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, वो बात यह है कि वो भाषा ऐसे बोलते हैं पवन खेड़ा जी की, जो मुझे कहने में भी शर्म आती है, लेकिन मैं उनकी ठीक कही हुई बात को दोहराता हूँ। पवन खेड़ा को मैं पवन पेड़ा बना दूंगा, वो कहते हैं। दूसरी बात, उसके बाद वो एक ऐसी भाषा बोलते हैं जो मैं आपके टीवी चैनल पर नहीं कह सकता। आपका टीवी चैनल बहुत विख्यात है, तो उसके लिए मैं चाहूंगा कि मैं शब्द का मैं कम से कम प्रयोग ना करूं। वो कुछ डट 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 कुछ बोलते हैं जो असंवैधानिक भाषा है। तो ये उनके दिमागी संतुलन को बिखरने का। सर, वो तो कांग्रेस को भी नहीं पहचान रहे हैं, कांग्रेस को भी पहचानने से इनकार कर रहे हैं। कह रहे कौन सी कांग्रेस, ये क्या है। वो तो कांग्रेस को पहचानने से इनकार कर रहे हैं। सर, मैं आपको बता दूं चौहान जी, आपके माध्यम से, हिमंत बिस्व शर्मा जी जब ये कह रहे हैं कि कौन सी कांग्रेस, तो शायद हिमंत बिस्व शर्मा जी अपना वो अतीत को भूल गए कि हितेश्वर सैकिया जी की उंगली पकड़ करके उन्होंने ककहरा सीखा था राजनीति का। तरुण गोगोई जी ने उनको अपने सबसे ज्यादा दत्तक पुत्र माना था। और तरुण गोगोई जी की सरकार जब 2001 से 2016 तक जब थी, तो सबसे ज्यादा उच्च पद पर और भारी मंत्रालय उन्हीं को तरुण गोगोई जी ने सौंपी थी। लेकिन वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तरुण गोगोई जी को और कांग्रेस के साथ विश्वासघात किया, और तरुण गोगोई जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनके पीठ पर छुरा मारने का काम हिमंत बिस्व शर्मा ने किया। और आज जब उन पर आरोप लगने लगे तो वो उलूल जुलूल बातें कर रहे हैं। ये उधार के सिंदूर से मांग भरने वाले हिमंत बिस्व शर्मा
जो अब बीजेपी के ओरिजिनल कैडर है उनका कत्ल कर रहे हैं हिमंत बिश्व शर्मा। और हिमंत बिश्व शर्मा की पृष्ठभूमि कांग्रेस रही है, आरएसएस और भाजपा नहीं रही है महोदय। नहीं, ये तो सभी जानते हैं प्रेम उपाध्याय जी, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन ऐसा क्या पेंच फंस गया कि आप लोगों ने ये खुलासा किया? ये पॉलिटिकल आरोप हैं या इसमें कुछ दम है प्रेम उपाध्याय जी? नहीं है, बिल्कुल कोई पॉलिटिकल आरोप और इसमें निराधार बात नहीं, बिल्कुल तथ्य की बात है। आप मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी की पूरी भारत में जो जिस प्रकार से 5 सितारा कार्यालय है, वो तो कोई पुश्तैनी जमीन बेच करके उन्होंने बनाई नहीं। तो 52,000 करोड़ का जब पवन खेड़ा जी ने पत्रकार सम्मेलन करके जो बात उन पर आरोप लगाए, उससे भाजपा भी हैरान और परेशान है। भाजपा इसलिए हैरान परेशान है कि अगर कोई भी बात कांग्रेस कहती है तो भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल अमित मालवीय जी पूरी प्रखर तरीके से हमें घेरने का काम करते हैं। लेकिन आज बीजेपी की आईटी सेल पूरी तरह से खामोश है। वो इसलिए खामोश है कि इसमें कहीं ना कहीं आदमी कब परेशान होता है, जब आप किसी की दुखती नस को आप पकड़ ले, उसके ऊपर जब उस पॉइंट को आप दबा दें। तो जैसे ही कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा जी ने इस बात को कहा कि 52,000 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है, और हमारे नेता आदरणीय राहुल जी ने कई बार भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी कहा था कि भारत का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री अगर कोई है तो वो है असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा जी, इसलिए उनको परेशानी का सबब ये है। अच्छा, ये मसला। अच्छा, ये बताइए पार्टी की क्या स्थिति है, आपकी पार्टी की क्या स्थिति है वहाँ पर आज के चुनाव के बाद, अगर कहें? हालांकि आप पार्टी के प्रवक्ता हैं तो आप ये तो कतई नहीं कहेंगे कि बहुत खराब स्थिति है, लेकिन जो रिपोर्ट है इस बार, क्या आप सरकार तक पहुँच पा रहे हैं क्या? जी देखिए चौहान जी, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपके राष्ट्र चैनल पर मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस पार्टी का 141 वर्षों का गौरवमय इतिहास रहा है। ये अलग बात है कि आज हम पिछले 10 वर्षों से असम में सत्ता से बाहर हैं, और जनता जनार्दन का जो भी जनादेश होगा हम सहृदय स्वीकार करेंगे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन कांग्रेस पूरी मजबूती से, मैं तिनसुकिया विधानसभा क्षेत्र से आता हूं जी। तिनसुकिया विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पूरी मजबूती से लड़ाई लड़ी। जन जन का आशीर्वाद लेने में हमारे उम्मीदवार डेविड फुकन जी वो जन जन तक गए, अपनी बात को उन्होंने रखा, और हमारी लड़ाई सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की विचारधारा से है। और पुलक गोहाई जी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, जो उनका घर यहाँ से लगभग 8 किलोमीटर दूर है। तिनसुकिया और माकुम की दूरी लगभग 8 किलोमीटर है। तो पुलक गोहाई जी को बहुत सहज तरीके से तिनसुकिया विधानसभा की जनता उनको स्वीकार नहीं कर रही है। लेकिन एक अलग बात है, राजनीति है, किसी की भी हार और जीत हो सकती है। जनता का मैंडेट जो भी आएगा, जो भी जनादेश होगा, उसको हम स्वीकार करेंगे। लेकिन कांग्रेस पूरी मजबूती से, पूरी ताकत के साथ जमीन पर लड़ी है, और आज का चुनाव संपन्न हुआ है। और 5 बजे तक लगभग हमारे पास जो डेटा और आंकड़ा आया है, 84.42% मतदान हुए हैं। बताया वो आंकड़ा जी, धन्यवाद। 84.42% मतदान होता है। तो ये मतदान सीधे सीधे इशारा करती है कि जनता भारतीय जनता पार्टी के 10 वर्षों के शासनकाल से बिल्कुल नाखुश है। उनकी जो दमनकारी नीति है, जो संविधान कुचलने की बात, आदिवासी विरोधी है सरकार, ये जन विरोधी है। यहाँ की सबसे गंभीर मुद्दा थी कि यही सरकार, चौहान जी, यही सरकार 2021 में वचन दी थी कि जब हम सत्ता पर आएंगे तो 6 जनजातियों को जनजातिकरण प्रदान करेंगे जी। ये सरकार जनजातिकरण प्रदान करने में संपूर्ण रूप से विफल हुई है। ये सरकार का घोषणा पत्र में स्पष्ट था कि चाहे श्रमिक मजदूरों को 351 रुपया दैनिक मजदूरी देगी, लेकिन उस पर भी बीजेपी पूरी तरह से धराशायी हो गई, विफल हो गई। तो लोगों के अंदर आक्रोश है। लोगों जिस प्रकार से इन्होंने नफरती भाषण दिया है असम की धरती पर, असम में कभी इस प्रकार का मजहबी बात, हिंदू मुसलमान का बात, नफरत वाली बात, हमारे असम के लोग बहुत सीधे सरल और सहज होते हैं, हमने कभी ऐसी नहीं देखी थी। लेकिन हिमंत बिश्व शर्मा जी स्पष्ट तरीके से जो संवैधानिक पद पर बैठे हैं, वो कहते हैं एक विशेष समुदाय को टारगेट करते हुए कि अगर तुमसे 5 रुपया भाड़ा मांगता है तो उसे एक पैसा कम दो और उसको मारो। और ये सरकार मुख दर्शक बनी है, तंत्र मुख दर्शक बना है, उनके ऊपर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होती। दूसरी नंबर बात, ये वास्तव में संवैधानिक पद पर बैठे
धन्यवाद उपाध्याय जी, मैं लौटूंगा आपके पास। हिमंत, एक संवैधानिक पद पर बैठे हिमंत, व्यक्ति मैं अपने अंतिम को ऐसा कहना नहीं चाहिए, इस तरह की बात, नफरती बात कहनी नहीं चाहिए। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विजय शर्मा जी असम से जुड़े हैं। शर्मा जी, बहुत स्वागत, बहुत आभार, बहुत धन्यवाद आपका इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। विजय शर्मा जी, वोटिंग खत्म हो गई है, क्या आपने क्या देखा, क्या महसूस किया, क्या हवा पानी क्या नजर आ रही वहाँ असम में? अनम्यूट करिए शर्मा जी। शर्मा जी ऑडिबल नहीं है आप। मैं कह दूं, असम में 5 बजते ही 126 विधानसभा क्षेत्र के चुनाव मतदान का समय खत्म हो चुका है और प्रतिशत की बात करूं तो लगभग मैं कहूं 85% का मतदान पूरे असम में हुआ है। ये एक तरह के कहूं तो रिकॉर्ड तोड़ मतदान है। एक इतिहास रहेगा, जो इतनी भारी मात्रा में मतदान किसी भी चुनाव में असम में हुई नहीं थी। ये मतदान हुए, लोग खुल के सुबह 7 बजे से मतदान देने निकले थे। हर वर्ग के लोग निकले थे और खुल को उन्होंने मतदान किया है। अगर राजनीतिक की बात करूं तो इस चुनाव के ठीक 2 दिन पहले से असम की राजनीतिक जो गलियारे हैं वो काफी गर्मा चुके हैं। गर्मा इसी चुके हैं जो सियासी घमासान एक तरह से पवन खेरे ने जिस तरह से रेनी भुइयां और असम के मुख्यमंत्री के ऊपर जिस तरह से विस्फोटक आरोप लगा के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, तो एक तरह से कहूं तो बड़ा बम फट गया था राजनीतिक में, असम के राजनीतिक में, जिसको लेकर आज भी उसको लेकर कोई चर्चा हो रही है पूरे राज्य में। खुलकर असम के मुख्यमंत्री सीधा निशाना साध रहे हैं और जिस तरह से वो मंतव्य अपनी रख रहे हैं वो काफी चर्चा का केंद्र भी बिंदु बन चुका है। जो इस तरह असम के मुख्यमंत्री से इस तरह का जबान से इस तरह का शब्द निकलना कुछ हद तक लोग इसे नकार भी रहे हैं और तरह तरह की बातें भी हो रही है। और मुख्यमंत्री के इस तरह के स्टेटमेंट एक बार नहीं कई बार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने खुलकर यह बात कही है। तो जैसे कहूंगा पवन खेरे को मैं पेड़ा बना दूंगा और कई तरह के शब्द उन्होंने व्यवहार किया। जो आज देखा आपने एक चैनल के जरिए जिस तरह से सवाल पूछे तो वो भड़क उठे थे, उनके सवाल से एक मतलब भड़क चुके थे। वो एक चैनल को सिरे से पहचानने से इनकार कर रहे थे और कह रहे थे विजय सर, वो तो कांग्रेस पार्टी को भी पहचानने से इनकार कर रहे हैं जहां की वो उत्पत्ति है। कह रहे कौन कांग्रेस, वो ये भी कह रहे हैं। निश्चित तौर पे मैं उस पर ही आ रहा हूँ क्योंकि असम के मुख्यमंत्री कांग्रेस दल से ही निकल के वो बीजेपी में गए और पत्रकारों से वो सिर्फ राष्ट्रीय माध्यम के पत्रकारों से ही उस तरह का बात नहीं करते। मैं कहता हूँ कई ऐसे हैं जो किसी भी चैनल का पत्रकार उनके विपक्ष में इनके अगर परिवार के विषय में पूछ देता है तो उनके ऊपर भड़क जाते हैं। कुछ दिन पहले मैं कहूँ आपकी आवाज चली गई है शर्मा जी, आवाज ठीक करें कृपया। शर्मा जी की आवाज ठीक की जाए। उनको धमकी दे डाली थी और इस तरह का जो भी शर्मा जी आप दोहराएं, क्या कहना चाह रहे हैं? आपकी आवाज दर्शकों तक नहीं गई है, माइक को अपने करीब लाएं शर्मा जी। मैं कहना चाह रहा हूं जिस तरह से असम के मुख्यमंत्री के ऊपर जब से कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं, आरोप लगाने के बाद वो इस तरह से गर्मा गए हैं और आरोप उसके बाद सीधे वो पलटवार करके सीधे आरोप लगा रहे हैं और अपना बयानबाजी कर रहे हैं। एक बार नहीं, जितनी बार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो सीधे तौर से पवन खेरे पर आरोप लगा रहे हैं। पवन खेरे को हम पेड़ा बना देंगे, उनका मैंने अलग व्यवस्था कर रखा है और किस तरह से जैसे कह नहीं सकते जिस तरह से उन्होंने सभी राष्ट्रीय चैनल या फिर रीजनल चैनलों पर उन्होंने कहा है, जिसको लेके पूरी तरह से असम में प्रतिक्रिया छिड़ी हुई है। चुनाव के ठीक 2 दिन से पहले से अगर कहे तो 3 दिनों से असम की जो राजनीतिक गलियारे हैं पूरी गर्मा सी गई है इनकी मुख्यमंत्री के बयान से। तो लगातार हमलावर है कांग्रेस के ऊपर। आवाज मुझे लगता आ नहीं रही है, विजय शर्मा जी को हम सुन नहीं पा रहे हैं। विजय शर्मा जी का ऑडियो ठीक किया जाए। महेंद्र सिंह की तरफ चलेंगे। महेंद्र सिंह, अगर कोई नेता इस तरीके के आरोप लगा रहा होता तो एक सूरत ये होती है कि वो निखालिस ईमानदार होगा तब इतना रिएक्ट करेगा, या निखालिस बेईमान होगा तब इस तरह रिएक्ट करेगा। महेंद्र सिंह जी बिल्कुल, आरोप तो बहुत बड़े लगाए हैं कांग्रेस ने और एक तरीके से पूरा हिमंता विश्व शर्मा को घेरने की कोशिश की, उनकी पत्नी रिनिकी भुइयां को। और
एक बड़े आरोप हैं। हालांकि मैं ये कहूंगा कि थोड़ा सा और अगर ये पहले चुनाव में आ जाते, टाइमिंग थोड़ी गड़बड़ रहती है। भले वो स्ट्रेटजिकली बड़ा अपना रणनीति के हिसाब से कांग्रेस ने आरोप लगाए हों 2 दिन 3 दिन पहले, मेरा मानना है कि इनको थोड़े और पहले लगाना चाहिए था अगर वाकई में आसाम को जीतना था। फर्क पड़ा होगा निश्चित तौर पर थोड़ा बहुत, लेकिन जिस तरीके से पढ़ना चाहिए था उतना मुझे नहीं लगता कि 2 दिन में पढ़ा होगा। क्योंकि जमीन तक उन बातों को जाना, फिर उनकी सच्चाई पे यकीन करना, और थोड़ा समय लगता है लोगों को भी। लोग समझते हैं कि एंड टाइम पर कांग्रेस ने कोई बम फोड़ दिया तो उसकी थोड़ी प्रतिक्रियाओं में थोड़ा समय लगता है कि सही है या गलत है। तो मुझे लगता है कि उतना असर शायद डाल नहीं पाए। निश्चित तौर पर बीजेपी को नुकसान इससे शायद हुआ होगा, लेकिन एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि मुख्यमंत्री की पत्नी जो हैं सबसे बड़ा मीडिया हाउस नॉर्थ ईस्ट का चलाती हैं। उससे बड़ा मीडिया हाउस नॉर्थ ईस्ट में नहीं है जो उनकी पत्नी का है। तो एक ये भी मानना होगा कि उनकी प्रचार क्षमता ज़्यादा है कांग्रेस या दूसरी पार्टियों से। तो उसको निश्चित तौर पर इस नरेटिव को थोड़ा बहुत कहाँ से? कुंद करने में वो सफल रहे होंगे वो लोग। मीडिया का रोल बहुत होता है आजकल चुनाव में, सारी चीज़ों को तय करने में। और शायद इसी का रिफ्लेक्शन अगर जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उनमें भी दिख रहा है कि आसाम को लेकर के लगभग सारे एग्जिट पोल या ओपिनियन पोल्स जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हिमंता की सरकार शायद वापस लौटेगी दोबारा। अब कितना एग्जिट पोल सही होंगे ये नहीं कह सकते, नहीं, लेकिन लेकिन एक महेंद्र सिंह एक सवाल है। ठीक है, कांग्रेस की अपनी स्ट्रैटेजी होगी, कब बम फोड़ा कब नहीं फोड़ा, लेकिन जो मेरा मूल सवाल था कि इतना वो रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? अभी भी वोटिंग के दरमियान भी बहुत रिएक्ट कर रहे हैं वो, और वो पता नहीं है वो जलूस शब्द बोल रहे हैं। खड़गे साहब जैसे सीनियर और वरिष्ठ दलित नेता के बारे में उड़ जलूल बातें करते हैं वो। उसके अलावा वो कांग्रेस को ही पहचानने से इनकार कर देते। तो इसी तरह है कि भाई अगर जहाँ से हम बने हैं हम उसे अपनी जड़ों को ही भूल जाएं, पहचानने से इनकार कर दें कि भाई हम उत्पत्ति कहाँ की हैं। ये शायद उनको शॉक लगा होगा कि ये इतना बड़ा व्यक्तिगत आरोप उन पर लगा है। जो वो क्लीन छवि को लेकर के प्रचार प्रसार करते थे और बहुत ज्यादा राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद की धारा पे चलते थे, और ये कहा जा रहा था कि बीजेपी के बहुत तेज तर्रार नेताओं में से शुमार हो चुके हैं। अब वो बहुत तेजी से हिंदुत्व और राष्ट्रवाद को आगे ले जा और रहे हैं। बहुत और सारे लोग दिल्ली की तरफ भी उनका नाम ले रहे थे कि भाई दिल्ली की तरफ भी हो जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो उनको ये बहुत बड़ा झटका लगा, बहुत बड़ा शॉक लगा होगा, और इसलिए अब उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि क्या प्रतिक्रिया दी जाए, किस तरीके से इसलिए जो उनकी झल्लाहट है, गुस्सा है, वो मैं मीडिया सिर्फ के ऊपर प्रतिक्रिया उतर तो रहा है। सीधी सादी ये है कि भाई अगर आपकी पत्नी के पासपोर्ट 3 नहीं है तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। आप कहिए कि भाई केंद्र सरकार को मैं सिफारिश कर रहा हूं, गृह मंत्री जी सीबीआई जांच करा दें। तो ये तो उन्होंने बिल्कुल किया एक नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस बिल्कुल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए था, और दोनों को बैठना चाहिए था। पत्नी को और इनको दोनों के ऊपर आरोप लगे हैं तो उनको बैठना चाहिए था। तो और वो कह रहे हैं कि मैंने एक पासपोर्ट चेक कराया वो फर्जी है, 2 की जांच हो रही। अरे जब हमने बनवाए नहीं है तो ये प्रक्रिया करने की क्या जरूरत है महेंद्र सिंह? हाँ, और बिल्कुल और आज एक कांग्रेस पार्टी ने और कहा कि उनका एक इजिप्ट का भी पासपोर्ट है। आज फिर पवन खेड़ा ने कुछ लेकर आए हैं वो पुड़िया। हाँ, बड़े आरोप लगाए हैं। और एंटीगुआ का पासपोर्ट, इजिप्ट का पासपोर्ट, और तमाम यूके का ये यूएई का जो गोल्डन कार्ड वीजा है, वो सारी चीजें ये आरोप गंभीर आरोप है। इन्वेस्टमेंट का भी गंभीर आरोप है इस तरीके की चीजों का। और इसमें नागरिकता की बहुत बड़ी बात है कि नागरिकता इनके पास कई जगहों की है। तो ये आरोप गंभीर है, और इसको केंद्र सरकार की एजेंसी अच्छे से जांच कर सकती थी। राज्य सरकार के प्रमुख होने के नाते इनको ये कहना चाहिए था कि इन सारे आरोपों के लिए मैं केंद्र की एजेंसी अब को वो कह रहे हैं मेरी लिख पुलिस रहा हूं। जांच कर रही। अरे वो इनकी पुलिस जांच करके क्या वो हेमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ कोई रिपोर्ट दे देगी क्या महेंद्र सिंह? हाँ, अब वो दबाने की कोशिश होती। पहले भी इस तरीके के मामले आए हैं कि आसाम की पुलिस तमाम जगहों में पहुंच जाती रही है,
बहुत नोएडा तक भी पहुंची है, हरियाणा पंजाब तक भी पहुंची, तमाम जगहों तक पहुंची है इस तरीके के, और वो उठा ले जाते हैं। फिर जानते हैं पुलिस का रवैया कैसा होता, तो वो करना सोच रहे होंगे कि आए तो जैसे इसी इरादे से, पवन खेड़ा को ले जाने के इरादे से आए, लेकिन वो मिले नहीं। तो ब्रेक के बाद चर्चा करेंगे हम इस बात की कि असम में वास्तव में, असम, केरलम और पुडुचेरी में जो भयानक मतदान हुआ है, ज़बरदस्त तरीके से वोट पड़े हैं। और असम में भी वरिष्ठ पत्रकार विजय शर्मा कह रहे थे कि बहुत ज़बरदस्त मतदान, ऐतिहासिक है, रिकॉर्ड है। तो ये इतना बड़ा रिकॉर्ड मतदान, हेमंता बिस्व शर्मा का जो काम है उसको पब्लिक ने रिकॉग्नाइज किया या उनकी मुखालफत में ये वोट दिया, ये बड़ा सवाल है। एक ब्रेक। असम, केरलम और पुडुचेरी में चुनाव संपन्न हो गया है। 2 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में बम्पर वोटिंग हुई है, ज़बरदस्त वोटिंग हुई है। केरलम में लगभग 85%, पुडुचेरी में लगभग 86%, माफ़ कीजिएगा, केरल में 75% और असम में लगभग 85% वोटिंग हुई है। ये असम में खास तौर पर इसको लेकर बहुत सारी निगाहें लोगों की लगी हुई हैं। जो एग्जिट पोल आ रहे हैं वो तो कांग्रेस पार्टी को वहाँ हारता दिखा रहे हैं, बीजेपी की सरकार वापस आ रही है। लेकिन जो बम्पर वोट है, मेरा सवाल यही होगा कि बम्पर वोट अगर इतना पड़ा है तो इसका कोई पैमाना है क्या? हेमंता बिस्व शर्मा के काम से इतना लोग प्रभावित हैं कि दनादन करके उन्होंने सत्ता के पक्ष में वोट दे दिया है। हमारे साथ सर्वेसर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं दिल्ली से, वो भी इस कार्यक्रम में आ चुके हैं। सर्वेसर जी की तरफ रुख करेंगे। सर्वेसर जी, ये जो मेरा सवाल है, जो अभी मैंने ब्रेक से लौट कर किया है, कि क्या ये जो ज़बरदस्त वोटिंग है, ख़ास तौर पर अभी विजय शर्मा कह रहे थे कि वहाँ पर भयानक वोटिंग हुई है, ऐतिहासिक वोटिंग हुई है, तो ये हेमंता बिस्व शर्मा के काम के नाम पर वोट पड़े हैं इतनी ज़्यादा और वो बहुत प्रचंड बहुमत के साथ तीसरी बार सत्ता में आ रहे हैं, या फिर ये एंटी इनकम्बेंसी है, या फिर अब इन चीज़ों का कोई मायने नहीं रह गया है? पाठक जी। दुर्गेंद्र जी, आपको नमस्कार। आपके सभी दर्शकों को वंदे मातरम, भारत माता की जय। नमस्ते। देखिए दुर्गेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी के बारे में अब कोई भी आंकलन हम आप नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते, पहले एक थेसिस हुआ करता था कि अगर बम्पर वोटिंग हो रही है तो सत्ता के खिलाफ वोटिंग होती है। लेकिन 2014 से हमने देखा है कि बम्पर वोटिंग हुई है, फिर भी बीजेपी जीती है। बीजेपी की वहां सरकार रही भी है, फिर भी बीजेपी जीती है। और असम की बात कर ले तो असम के लोग वोट करते हैं। इससे पिछले चुनाव में भी 80% के आसपास वोट हुआ था। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस बार का भी जो वोट है वो हेमंता के काम के कारण हुआ है। क्योंकि कोई माने या ना माने, 2014 के बाद जो नॉर्थ ईस्ट का विकास हुआ है उसमें बीजेपी की सबसे बड़ी देन है। चाहे वो अरुणाचल हो, मेघालय हो, उनके सुदूर क्षेत्रों तक रेलवे लाइन बिछाने का हो, या फिर आसाम में विकास का काम करना हो। रही बात की क्या ये वोटिंग जो है एंटी इनकम्बेंसी को दिखा रही थी या उसके लिए लोग जा रहे थे बीजेपी की सरकार को हटाने, मैंने बहुत सारे लोकल्स मेरे फ्रेंड्स हैं और ये हैं, मैंने उनसे ग्राउंड पे बातें की। मैं आसाम तो गया नहीं, लेकिन जो मेरे फ्रेंड तिनसुकिया, डिब्रूगढ़ इस सब में रहते हैं, उनका कहना है कि सरकार ने अभूतपूर्व काम किया है। देखिए, कोई भी सरकार पूरे प्रदेश की जनता को खुश नहीं रख सकती, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रहती है। लेकिन जो भी काम है धरातल पे वहां पे दिख रहा है, और कुछ जनता नाखुश भी होगी बीजेपी के काम से। लेकिन अगर आप उठा के देख ले 2014 के बाद से जितने भी वोटिंग हुए हैं उसमें बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी को प्रो इनकम्बेंसी में तब्दील कर देती है। और ऐसा हमने हर बार के चुनाव में ऑलमोस्ट पाया है। कहीं कहीं वो चुनाव भी हारे हैं। उसमें आप देख लीजिए 2014 के बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ वाला जो था वो हारे, फिर वापस वहां पे बाउंस बैक करके आए। हिमाचल भी उनके हाथ से चला गया, कर्नाटक भी चला गया।
लेकिन अगर अभी असम का देख लीजिए, पुडुचेरी का देख लीजिए, तो ये जो जगह है यहाँ पे पिछले चुनाव में भी बम्पर वोटिंग हुई है। तो मेरा ऐसा मानना है कि बीजेपी की सत्ता के खिलाफ कोई भी ऐसा कांग्रेस खास के असम में कुछ ऐसा नहीं कर पाई जिससे कि लोग सत्ता के अगेंस्ट आके इतनी बम्पर वोटिंग किए हैं, क्योंकि धरातल पे दिख ही नहीं रहा था। कांग्रेस अगर सचमुच में भ्रष्टाचार की बातें को उजागर करना था तो वो चुनाव से 1-2 दिन पहले नहीं उजागर होता है। ये वही बात हुई, आप आरोप लगा दो और गायब हो जाओ। अगर सचमुच में बीजेपी की सरकार में भ्रष्टाचार था तो आपको साल भर पहले से उजागर करना था, जनता जमीन पे उतरना चाहिए था। आपको याद होगा कि कर्नाटक में बीजेपी पे आरोप लगाया कि 40% कमीशन की सरकार है। आज कितने दिन हो गए कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार हुए? क्या एक भी कॉरपोरेटर, एक भी एमएलए, एक भी मंत्री बीजेपी का कोई भी जेल के अंदर गया जिसपे भ्रष्टाचार का आरोप लगा के उस पे केस किया गया हो? नहीं। आखिर ऐसा क्यों नहीं किया कांग्रेस सरकार ने? अरे सर, ये तो नैरेटिव बनता है। 2014 में मोदी जी ये नैरेटिव बनाकर आए। बताइए कितने लोग चले गए कांग्रेस पार्टी के अब जेल में। उसके बाद मोदी जी ने कितने लोगों को बंद किया। तो नैरेटिव सेट करते हैं पॉलिटिकल पार्टियां अपने फायदे के लिए। देखिए, नैरेटिव सेट करते हैं ना, तो नैरेटिव सेट आपको याद होगा बीजेपी ने कि 2014 से पहले कितने दिन पहले से शुरुआत कर दी थी जी, ग्राउंड जी, बनाने का। जी। वो जो बीजेपी की तैयारी और कांग्रेस हमारे देश की सत्ता में कितने साल तक आसीन रही है? दशकों तक। देखिए, झूठे दोनों हैं, झूठे दोनों हैं सर्वेश जी, झूठे दोनों हैं। एक कर्नाटक में झूठ बोलता है और एक देश से झूठ बोलता है। कोई ना कर्नाटक वाला जेल भेज पाया ना देश वाला जेल में भेज पाया किसी को। झूठे दोनों हैं। अब मूर्ख बन रही है जनता और कुछ नहीं। हमको आपको समझा देते हैं भाई साहब ये है वो है। बीजेपी का आप देखोगे तो उसने अगर ये क्या कहते हैं आपको, जो भ्रष्टाचार के मामले उजागर किए हैं, चाहे बंगाल में हो चाहे कहीं भी हो, जितने भी पैसे और सर उससे तो 1000 गुना ज्यादा कांग्रेस पार्टी के अंदर, उनकी सरकारों के अंदर अपने लोगों को उजागर कर करके मुकदमे लिखाए गए थे। आपको ध्यान होगा, जरा सा पवन बंसल का भांजा फंसा, मंत्री से इस्तीफा ले लिया। और बताइए एनडीए में किसने इस्तीफा दे दिया सर? नहीं दिया। ये दूसरी तरफ दिशा में चली जाएगी। ये बहस मैं दूसरी दिशा में नहीं आज असम पर रखना चाहता हूं, लेकिन अगर हम और आप पत्रकार के रूप में बैठेंगे, बहुत सारी दलीलें आप दे देंगे, हम भी दे देंगे। कांग्रेस को अगर सचमुच में भ्रष्टाचार का आरोप लगाना था, उसके ऊपर मैं सहमत हूं आपकी बात से, मैं सहमत हूं। पहले ये काम करना चाहिए था। मैं सहमत हूं। आपको पता होगा सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल गांधी के भी 2 पासपोर्ट और सिटीजन पे सवाल उठा रखा है। अरे सुब्रमण्यम स्वामी तो पता नहीं किस किस पर सवाल उठा रहे हैं। आप आजकल देख लो, हर दूसरा वीडियो सुब्रमण्यम स्वामी का मिल जाएगा। तो स्वामी को क्यों नहीं जेल में डाल रहे हैं लोग? स्वामी को तो छोड़ो, स्वामी तो बहुत सारी बातें भी बहुत सारे लोगों के बारे में कह रहे हैं। स्वामी कहा ही करते हैं कुछ ना कुछ। मामला कब का उठा रखा है, आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। तो ये कांग्रेस थोड़ी करेगी, बीजेपी करेगी सर। बीजेपी की सरकार है, उसको करना चाहिए। राहुल गांधी को जेल भेजना चाहिए, उठा के करना चाहिए। क्यों नहीं किया? इसका मतलब कि ये जो राजनीतिक दल हैं, ये जनता से खेलते हैं। चुनाव के वक्त आके उनके दिमाग से खेलते हैं, उनकी भावनाओं से खेलते हैं राजनीतिक दल, और वो अपना उल्लू सीधा करते हैं और निकल जाते हैं, और जनता उनको ढूंढती रहती। अगर उल्लू सीधा नहीं करते तो कांग्रेस इस देश में 6 दशक तक राज नहीं कर पाती। इतना देन होने के बाद सर मैं कह रहा हूं ना कि उन्होंने 6 दशक उल्लू सीधा किया, ये 12 साल से सीधा कर रहे हैं। दोनों कर रहे हैं सर, पॉलिटिकल पार्टी का उल्लू सीधा करने का काम है। लेकिन जो काम होता है ना, हम भी बचपन से लेके आज क्या कहिए 40 साल के हो चुके हैं और देखते आए हैं कि कहां पे काम हो रहा है। मैं बिहार से हूं, मैंने वो लालू राज और बिहार की सड़कें और बिहार में क्या काम हुआ, और अभी जाता हूं तो चारों तरफ देखता हूं। तो जो अमूलचूल परिवर्तन नॉर्थ ईस्ट में आप देखे होंगे 2014 से पहले, आप नहीं देखे होंगे। इस चीज को भी आपको मानना पड़ेगा। ऐसे नहीं तो ऐसा नहीं कि 60 सालों में उन्होंने कुछ नहीं किया सर, उन्होंने भी कुछ किया होगा ना। हमने देखा है कि रोड की स्थिति क्या थी। कहीं मैं दरभंगा डिस्ट्रिक्ट से हूं बिहार में, वहां से पटना जाने में 5 घंटे लगते, उसको छोड़िए सर सारी चीजें हैं। जाने में घंटों तब देश की स्थिति अलग थी,
आज देश के यही पास मेरठ बहुत जाने रेवेन्यू में आ रहा दिल्ली है, से बहुत मजबूत घंटों नेता है। लगते थे। आज स्थिति क्या है मेरठ के जाने में दिल्ली से, ये हम आप सभी जानते हैं। तो जो काम हुआ है उसको तो आप झुठला नहीं सकते नहीं, हैं। बिल्कुल हम झुठला जो भी नहीं काम हुआ है रहे उसको हमें सर्वेश्वर जी, कहना हम झुठला पड़ेगा। भी नहीं रहे, हम झुठला भी नहीं जो रहे। काम हुआ है वो कहना पड़ेगा। और देखिए हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना एजेंडा ठीक होता है, है थैंक यू, चुनाव जीतने थैंक का। यू, धन्यवाद, इसमें कोई धन्यवाद, दो राय नहीं। धन्यवाद। मनीष शर्मा और नरेंद्र ठाकुर दोनों का स्वागत है। दोनों एक राजनीतिक विश्लेषक हैं, मनीष शर्मा और नरेंद्र ठाकुर वरिष्ठ पत्रकार हैं, संपादक हैं, दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। मनीष शर्मा, अभी बहुत भयानक वोटिंग हो गई है और अभी जैसे सर्वेश्वर जी कह रहे हैं कि भाई पिछले साल भी 80% मतलब पिछले चुनावों में भी 80% हुई थी, और वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी और हेमंता बिस्वा शर्मा ने काम किया है, ये हेमंता बिस्वा शर्मा के समर्थन में वोटिंग है ये। और वो एक बात कह रहे हैं, उनकी बात मुझे जच रही है कि जो भारतीय जनता पार्टी का वर्किंग स्टाइल है, जिसको हम लोग एंटी इनकम्बेंसी समझते हैं, वो प्रो इनकम्बेंसी होती है। तो अब आकलन लगाना बहुत मुश्किल है। मनीष शर्मा, नहीं देखिए, इस दो तीन चीजों को समझना चाहिए। हम लोग किसी रिजल्ट को तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन दो तीन चीजों को समझना चाहिए कि पूरा पूर्वोत्तर भारत में मणिपुर के बाद जितना दिन आग लगा मणिपुर में, और बीजेपी की सरकार थी, वहां पे मुख्यमंत्री थे, मोदी ने नाम तक नहीं लिया, एक शब्द तक नहीं बोला, गए तक नहीं वहां पे। अभी भी वहां पे वो तनाव जो है केवल मणिपुर तक नहीं रहा, वो पूरे आदिवासी बेल्ट में उसका एक नकारात्मकता जो है बीजेपी के खिलाफ बहुत ज्यादा बढ़ी है। इसको आप खाली सड़क से मत जोड़िए। जो आदिवासी समाज है वहां पे, जो कुकी समुदाय है जी, उस इलाके, तो उसके साथ जुड़े हुए जितने आदिवासी समुदाय हैं, उस पे लगता है उसको बार मणिपुर के जरिए मैसेज गया पूरे झारखंड से लेकर के, असम से लेकर के, और आपके पूरे पूर्वोत्तर भारत तक, कि आमतौर पे बीजेपी आदिवासी विरोधी है। और ये मैसेज कोई सामान्य नहीं है, 6 महीने तक जलता रहा मणिपुर, और मामूली नहीं हुआ। आप जितनी महिलाओं के साथ जितना हत्या हुई वहां, और इस्तीफा तक नहीं लिया गया उस मुख्यमंत्री का, अभी हाल फिलहाल तक वो बंदा वहां पे मुख्यमंत्री बना रहा। तो ये देखिए एक नकारात्मकता आदिवासी समाज में चली गई है, जिसका असर आपको झारखंड में दिखा। पहला झारखंड में यही क्या नाम है इनका, ये मुख्यमंत्री है जो असम के, अभी हेमंता, आप जानते हैं वहां क्या अभियान चला रहे थे? वहां माने इतना नृशंस अभियान बांग्लादेशी के नाम पे चलाया झारखंड में। यही प्रमुख नेता थे वहां पे, एक तरह से मुख्य प्रचारक बना दिए गए थे। आदिवासी समाज में, मुस्लिम समाज के खिलाफ, बांग्लादेशी के खिलाफ झारखंड में जितना घृणित अभियान जितना चला सकते थे वो आदिवासियों में डिवीजन कराने के लिए वो चला रहे थे वहां। आप याद करिए जब वो वहां का चुनाव हो रहा था राज्य वाला, और बुरी तरह हारी बीजेपी वहां पे। पूरी आदिवासी समाज ने एकदम बिल्कुल नकार दिया। मैंने प्रचंड बहुमत से वहां पे आप देखेंगे कि वो वहां वो पार्टी जो है, मुख्यमंत्री जो है, फिर से दोबारा लौटे वहां पे। तो एक तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आदिवासी समाज में एक तनाव है अभी बीजेपी को लेकर के। इस चीज को झारखंड ने साबित किया है, और ये चीज बांग्लादेशी के नाम पे पिछली बार बंगाल में भी खूब चलाया, भयानक चलाया बांग्लादेशी के नाम पे, और लग रहा था कि सरकार पलट देगी, और 100 के नीचे चले आए। आप वहां भी देखिए। असम में आप समझ लीजिए कि एक तो इस बात को समझिए कि हेमंता बिस्वा शर्मा का जो मसला है, देखिए किसी खास दौर में ना चरम जो हेट है, अब उसको स्वीकार समाज बंद कर देता है। इस बात को समझिए, झारखंड ने इस बात को साबित किया है। और आपको यूपी में आपको दिखेगा 24 में कि आप बहुत ज्यादा है, मुसलमान से ज्यादा आप करेंगे, और वहां भी योगी एक हैं। मैंने आप समझ लीजिए कि ये दोनों लोग बीच में चलती है, और 24 में आपने देखा कितना बड़ा झटका लगा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आदिवासी समाज में एक बात बदली है, एक बात। दूसरी बात, देश भर में 24 के बाद हिंदू मुस्लिम जो तनाव था, कभी बांग्लादेशी के नाम पर, कभी किसी के नाम पर, वो फ्लॉप हुआ है। और सबसे ज्यादा हिंदुत्व के गढ़ में फ्लॉप हुआ है। अयोध्या तक हार गए, उत्तर प्रदेश में 35-37 सीट हार गए। आप समझ लीजिए इतिहास की सबसे बड़ी, मतलब कह लीजिए कि उसी के आधार पर 400 पार वाले असम, केरल और पुडुचेरी पे बताओ भाई दर्शकों को हमारे। अयोध्या और तो सब हम देख लिए हैं, असम, पुडुचेरी और इस पर आओ केरल। एक नैरेटिव सेट किया जाता है दुर्गेंद्र जी, फैजाबाद सीट को अयोध्या बताया जाता है। सर्वेश जी आता हूं आपके पास, बोलिए मनीष। आप अगर समझ नहीं पा रहे तो मैं उसी पे बात कर रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूं?
मैं कह रहा हूं देश भर में हिंदू मुस्लिम तनाव कम हुआ है और आदिवासी समाज में गुस्सा है। ये इस बार बांग्लादेशी जो कर रहे हैं वहां पे, वो इस बार उस तरह से नहीं चल रहा है। इस बात को समझिए। और दूसरी बात और समझिए, एक गौरव गोगोई अभी के दौर में एक लोकल लीडर कांग्रेस का वहां पे देश भर में लोकप्रिय हुआ है। संसद में अपने भाषणों के जरिए उसकी लोकप्रियता असम में भी और संसद के जरिए भी पूरे देश में गौरव गोगोई एक गंभीर राजनेता के बतौर उनका उदय हुआ। तो एक हेमंता बिश्व शर्मा जिसके ऊपर ये आज थोड़े भ्रष्टाचार का इनके ऊपर चल रहा है, पिछले 1 साल से राहुल गांधी यही बातें कह रहे हैं कि उत्तर हिंदुस्तान का उससे सबसे पहले भ्रष्ट बीजेपी मुख्यमंत्री कहती कोई थी अगर है, मनीष, तो हेमंता उससे बिश्व पहले शर्मा है। बीजेपी कहती थी इन्हें कि सबसे भ्रष्ट हैं ये। और उससे पहले बीजेपी, बिल्कुल बिल्कुल मैं यही कह रहा हूं। और हेमंता बिश्व शर्मा के बारे में वहां बहुत लोकल में है कि जमीन लूट के इतने मामले हैं कि वास्तव में अगर ये हार जाएंगे तो जेल चले जाएंगे, या ये आरोप सही है कि विदेश भाग जाएंगे। मैं ये कह रहा हूं आपसे। ठीक है, मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि 2 कारण से वहां बीजेपी संकट में। एक, आदिवासी समाज नहीं खुश है। दूसरा, हिंदू मुस्लिम तनाव कम हुआ है। तीसरा, वहां कांग्रेस का एक लोकल लीडर प्रोमिनेंट रूप से वहां खड़ा हो गया। तो मेरा एक कहना है कि बीजेपी के लिए इस बार असम बहुत बहुत आसान नहीं होने वाला है, बहुत बड़ा संकट होने वाला है। मैं इतना ही इस पे कह सकता हूं जी। ठीक है सर्वेश जी रिएक्ट करिए, कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। मैं कहना चाह रहा था कि देखिए, देश भर में 24 के चुनाव में नैरेटिव किस तरीके से फैलाया जाता है। 24 का चुनाव देख लिए, अगर बीजेपी 240 पे भी आके ठिठकी तो यूपीए सॉरी कांग्रेस का अगर पूरा मसला उठा के देख ले, जब यूपीए में भी थी, शासन चला रही थी, तो 240 कांग्रेस नहीं लेके आई थी। उसके बाद पूरे मिला के देख, फैजाबाद सीट को अयोध्या सीट, लेकिन वही बीजेपी उपचुनाव में उसी अयोध्या फुलपुर सीट वहां से जीत लेती है। लेकिन जो बड़े बड़े दिग्गज होते हैं वो इसका कभी भी क्रेडिट नहीं देते हैं कि फुलपुर चुनाव उसी अयोध्या के एमएलए के बेटा को, एमपी के बेटा को हरा के जीता गया, इसको कोई नहीं देता। नैरेटिव कैसे चेंज होता है हमारे देश में, संशोधित कर लीजिए। बोलिए मनीष, बोलिए मनीष, बोलिए। मिल्कीपुर को जीता जाता है और उसी सांसद के बेटे को हराया जाता है। सुन लीजिए, और वो मुक्का फाड़ के टीवी पे रोता है कि भैया ये क्या हो गया, हम कैसे हार गए, हमारा बेटवा कैसे हार गया। तो नैरेटिव कैसे गढ़ा जाता है। फैजाबाद सीट को अयोध्या बता दो और फिर उसके बाद अगर बीजेपी एमएलए का सीट वहां से जीतती है तो उसको कोई क्रेडिट ना दो। नहीं, फैजाबाद को खत्म इन्हीं लोगों ने किया, अयोध्या किया भाई चुनाव में, और वही हो रहा है, वही बताया जा रहा है। यही 2024 के बाद दुर्गेंद्र जी, हिंदू मुस्लिम की बात होती है, किसने नारा दिया था, बटोगे तो कटोगे। 2024 के बाद ही तो बात हुई थी ना। महाराष्ट्र किस तरीके से जीता बीजेपी ने, लैंडस्लाइड विक्ट्री। उससे पहले हरियाणा जीते, वहां झारखंड हार गए, मानता हूं। जम्मू कश्मीर में इनके पास जम्मू साइड थी तो कश्मीर साइड इनके पास नहीं थी। लेकिन महाराष्ट्र किस तरीके से जीते, ये कहां चला गया। उसके बाद हरियाणा किस तरीके से जीते, 24 के बाद के ही चुनाव हुए हैं ना ये। ठीक है। रमेश ठाकुर की तरफ जाऊंगा मैं, मनीष में लौटूंगा अभी आपके पास। रमेश ठाकुर जी, ये जो 2 राज्य और एक केंद्र शासित, इसमें क्या उम्मीदें देख रहे हैं? क्या केरल में सत्ता पलट रही है, असम में बीजेपी रिपीट कर रही है, पुडुचेरी में भी बीजेपी रिपीट कर रही है, जैसा कि एग्जिट पोल बहुत सारे संकेत दे रहे हैं? रमेश ठाकुर जी। देखिए, असम का मामला तो बड़ा फंसा हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जितना आसान भारतीय जनता पार्टी लेके चल रही थी, लेकिन खेड़ा साहब ने जो बखेड़ा अगर उन्होंने खड़ा करा है, उसका रायता ऐसा फैल गया, इसको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अभी हमारे कांग्रेस के साथी सर्वेश जी बोल रहे थे, नहीं सॉरी पत्रकार हैं वो, तो उन्होंने कहा कि ये जो आरोप साल भर या 1.5 साल पहले लगाने चाहिए थे। मित्र मेरे, ये स्ट्रेटेजी का हिस्सा होता है। कल का खाया आदमी भूल जाता है, 1 घंटे पहले क्या खाया है उसको याद रखा जाता है। ये आज की बदली हुई राजनीति की तस्वीर है। एंड टाइम पे, चुनाव के एंड टाइम पे जब पिटारा फोड़ा जाता है, ढोल बजाया जाता है, उसकी तपिश, उसकी आवाज हर जगह पहुंचती है। और दूसरी बात, एक कड़वी सच्चाई ये है, एक कॉन्ट्रैक्टर होता है, एक ठेकेदार होता है, दोनों में खूब अच्छी तरीके से पटती है। कॉन्ट्रैक्टर ठेका लेता है और ठेकेदार उसको रोड बनवाता है, 33% उसको मिलता है, 55% उसको मिलता है, क्योंकि ये चीजें उसी तर्ज पे आज की
पक्ष और विपक्ष भी चल पड़ा है। और ये जो खोज है, हेमंता बिश्व शर्मा ने जो दस्तावेज, जिंदा दस्तावेज जो निकाल के लाए हैं, ये उनकी खोज नहीं है, ये कांग्रेस की खोज नहीं है। ये खोज किसकी है, आने वाला समय बताएगा। भारतीय जनता पार्टी बाहर से आए हुए किसी व्यक्ति को तीसरी बार मुख्यमंत्री बना दे और इतना बड़ा औहदा दे दे, बर्दाश्त नहीं कर पाती है। दो उनको टर्म कैसे दिए गए, ये बहुत बड़ी बात है। किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी हेमंता बिश्व शर्मा को पिंड छुड़ाना चाह रही है। वो चाहे सर्वेश जी के द्वारा छुड़वाए, रमेश ठाकुर के द्वारा छुड़वाए, या फिर कोई खेड़ा आके बखेड़ा खड़ा कर दे। ये सारी चीजें यहाँ पे हुई हैं, ये आने वाला समय बता देगा। अब रही बात, हिंदुस्तान में तो बहुत कुछ हो रहा है। जो 2 पैन कार्ड रखता है वो जेलों में सड़ता है, जो 3 पासपोर्ट रखते हैं वो बाहर घूमता है। आपने 14 को लेके अब तक जो सारी बातें और सर आपने जो अब तक लोग कही, 3-3 जगह वोट डालते हैं उनके लिए क्या कहेंगे? वो बाकायदे दिखा दिखा के 3-3 जगह वोट डालते हैं, उनके लिए क्या मैं कहेंगे? उसी पे आ रहा हूँ। 3 जगह नहीं सर, 5-5 जगह। एक आदमी महाराष्ट्र में वोट डालता है, फिर हरियाणा में डालता है, फिर दिल्ली में डालता है, फिर बिहार में डालता है। हो सकता है इस डिबेट के बाद में जब चीजें 2-4 दिन तक जाएंगे तो वही व्यक्ति बंगाल भी चला जाएगा, वही व्यक्ति आसाम भी चला जाएगा। ये भी पॉसिबल है, हिंदुस्तान में ये भी पॉसिबल है। उनके ऊपर कुछ नहीं। क्या आरोपों की झड़ी लगी हुई है आजकल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे, उनकी हुकूमत पे, और उनके हुकूमत में बैठे हुए लोगों को। ये सरकार इसलिए याद की जाएगी जब हम लोग सब पैनल में जब नहीं रहेंगे, जो नई पीढ़ी आ जाएगी, वो इतिहास जब इसमें से हमारे में से बैठे हुए कोई लिखा जाएगा, तो उस समय की जो पीढ़ी ये देखेगी, पढ़ेगी कि एक सरकार आई थी 2014 से लेके और जो 24-26 तक चली थी, उसमें किसी के ऊपर भी बड़ा आरोप लगता था, उसकी जांच नहीं होती थी। जितना बड़ा अपराधी उतना बड़ा उसको पद दे दिया जाता था। ये इतिहास लिखा जाएगा आने वाले समय में। मैं सर्वेश जी की बात से बिल्कुल, रमेश सर, मैं सर्वेश जी एक की छोटा बात सा से एक छोटा सा सवाल ले लीजिए, एक छोटा सवाल ले लीजिए। अभी बड़ी बढ़िया बात कर रहे थे प्रेम उपाध्याय जी, अभी बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि बीजेपी का जो IT सेल है, अगर जरा सा कोई उनके नेता पे कोई उंगली उठाता है तो वो बिल्कुल शेर की तरह दौड़ा लेता है। इस मामले में कोई बोल ही नहीं रहा वो। अरे सर, आप भी एक चैनल चला रहे हो, मैं भी एक चैनल में बड़े ओहदे पे हूं। मैं तो गेस्ट कोऑर्डिनेटर को कल से बोल रहा हूं, कई से बोल रहा हूं कि भाई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बुलाओ, प्रवक्ता को बुलाओ। सर हमारे में भी नहीं आए। संजय सिंह है, संजय सिंह बीजेपी नेता आए नहीं वो। सर प्रवक्ताओं से जब बात करते हैं तो वो कहते हैं भाई साहब हमारे पास से ऊपर से आदेश आया हुआ है, इस मुद्दे पे नहीं बोलना है। अब आप बताओ, हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। सर मैंने तो आज चुनाव पर बुलाया था, देखिए नहीं आए, बीजेपी वाले नहीं आए। मैंने तो चुनाव पर बुलाया था, मैंने ये नहीं कहा था कि हेमंता पे कोई डिस्कशन कर रहे हैं। और हमारा डिस्कशन है भी नहीं, हमारा डिस्कशन चुनाव पर ही है। बोलिए। इसके बाद कुछ बचता है कहने के लिए, लेकिन वही है। अब भाई वो कहते हैं ना, बंदर के गले में, बिल्ली के गले में घंटी बांधे तो बांधे कौन आगे जाएगा। भाई खेड़ा साहब ने जो कह दिया सो कह दिया, वो चले गए, ठीक है, उन्होंने गलत कहा। आप जांच करवाने के लिए आप स्वतंत्र हो। HM साहब, हम तो देख रहे हैं कि 15 दिन, पूरे 15 दिन मिनिस्ट्री बंद रहेगी। 15 दिन के लिए वो दिल्ली छोड़ गए हैं। आज तीसरा दिन है। कल परसों तक उन्होंने बांदीपुर, आसाम और केरला और पौंडीचेरी में उन्होंने रैली की। अब 13 दिन वो पश्चिम बंगाल में रहेंगे। वो इसलिए रहेंगे, उनको पता चल गया कि स्थिति ज्यादा अच्छी है नहीं, डामाडोल है। एक चैनल अभी चला ही रहा है, बाबर की जो मस्जिद वगैरह जो बनाने वाली बात कही थी, वो स्टिंग सामने आ गया। उन्होंने खुल के कैमरे में स्वीकार कर लिया कि 1000 करोड़ लालच हमें। रमेश ठाकुर रिपीट करिए, क्या कह रहे हैं आप? आपकी आवाज दर्शकों तक नहीं गई है, बोलिए। रमेश ठाकुर बोलिए, दोबारा बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं, हम सुन नहीं पाए। जो स्टिंग ऑपरेशन अभी आया, कोई चैनल दिखा रहा है, उसमें हुमायूं जो अकबर है, उन्होंने जो मस्जिद जो बना रहे थे, बाबरी मस्जिद, उसके बारे में उन्होंने खुल के बयान दे दिया है। 1000 करोड़ का बीजेपी की तरफ से ऑफर आया था, आप ये करिएगा, हम आपके साथ में हैं। अब बताइएगा, क्या जांच नहीं होनी चाहिए? किसने ऑफर दिया था, किसने इतने पैसे दिए थे? बात वही है जो मैंने पहले कहा कि इस सरकार में आरोप कितने भी लगा दो, वो आदमी सुरक्षित रहता है। सर चुनाव में क्या होगा? ये तो सरकार के आरोपों पर तो बात करते रहेंगे, करते भी हैं। मैं आ जाता हूँ, चुनाव में क्या होगा सर, वो बताइए। अब मैं उस पर आ जाता हूँ। सर्वेश जी ने कहा हरियाणा का नाम लिया, इन्होंने महाराष्ट्र का नाम लिया, बिहार का भी नाम लिया, दिल्ली का नाम लिया। क्या इन चारों राज्यों के रिजल्ट
सारे पैनल में बैठे हुए दिल पे हाथ रख के बता दे कि ये कोई निष्पक्ष हुआ हो। क्यों नहीं ये बात कांग्रेस निष्पक्ष नहीं, हुआ है, जरा मुझे बताइए। ये बात दिल्ली में प्रॉब्लम क्या थी बीजेपी को? लोकसभा चुनाव में वो वोटिंग प्रतिशत ज्यादा आता, विधानसभा चुनाव में 10% का अंतर रह जाता था, और उसी 10% के मार्जिन पे दिल्ली में खेला और दिल्ली बीजेपी के पाले में गई। अब कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे, आप उनको शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ खड़े हुए, जितना वोट उनको मिला अरविंद केजरीवाल उतने वोट से हारा। अब कांग्रेस उसको फ्रंट फुट पे नहीं खेलने दी, एक भी सीट कांग्रेस नहीं लेके आई, तो इसमें गलती बीजेपी की होगी। आप अपने कारण से चुनाव हारोगे और उसके बाद बीजेपी पे लगाओगे कि बीजेपी ने ईवीएम हैक कर लिया, बीजेपी ने वोटर लिस्ट को। भाई साहब, आप मुझसे बड़े ज्ञानी पत्रकार हैं, आप पवन खेरा से डायरेक्ट मिलते हैं, लेकिन आप ये बताइए कि जब ये ईवीएम नहीं था तो बैलेट बॉक्स का क्या खेल होता होगा? आप ये भी तो उस पर भी बात करिए। ये कह देना कि भैया ईवीएम ने निष्पक्ष चुनाव ही नहीं हुए, ये वही हताशा दिखाती है जो कांग्रेस वाले पहले आके ईवीएम का रोना लोटे थे। 2024 जब इलेक्शन चल रहा था, सर्वेश्वर उन्हें बोलने दीजिए, का जजमेंट आया। सर्वेश्वर जी बोलने दीजिए, अब बोलिए। सर्वेश जी, अभी आपने पवन खेड़ा जी से बात करी, मैं कहता हूं मेरे व्यक्तिगत संबंध है, मैंने तस्वीर भी आज उनकी डाली हुई है, मैंने तस्वीर भी उनकी डाली हुई है, मेरी बात भी हुई है। मैंने कहा ये पूरा ना कि सामने आ जाओ, असम पुलिस आई है तो उसको अरेस्ट करने देते। सुनो, मैंने पूछा, पानी का पानी होता। मैंने पूछा ये पूरा जो मामला है, आप मेरे साथ पॉडकास्ट में आइए, पूरी बात रखिएगा। उन्होंने कहा मैं अपनी लीगल रेमेडीज को सारा इस्तेमाल कर रहा हूं, और जाहिर सी बात है, कोई भी आरोपी जिसके ऊपर आरोप लगता है उसके लिए कोर्ट जाना और कोर्ट कचहरी के लीगल रेमेडीज को इस्तेमाल करना उसका अधिकार होता है। वो कर रहे हैं, सारे गिरफ्तारी से बचने के लिए वो सब कर रहे हैं। अगर वो पास में आएंगे वो सारी बातें रखेंगे अपनी आके। हम किसी को जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं और किसी के पक्ष में नहीं है, किसी के विपक्ष में नहीं है। जो गलत है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ये बात सभी कहेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत थोड़ा वक्त है, विजय शर्मा की तरफ जाएंगे। विजय शर्मा, अब मामला असम पर ही लटक कर हो गया। ठीक है सर्वेश जी, 10 सेकंड, ज्यादा नहीं, 10 सेकंड दे दीजिए, 10 सेकंड मांग रहा हूं। बोलिए। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में 2 बार लैंडस्लाइड विक्ट्री करता है तो भैया उसको जनता ने दिया। अरे भाई साहब, ये कांग्रेस को बोलने दो, पासा पलट देती है तो ये चुनाव निष्पक्ष नहीं रहा। सर्वेश भाई, ये कोई कांग्रेस की अगर बोले तो सही है, ये ना का बोले या फिर वो बीजेपी का बोले तो नहीं बोले। ये पत्रकारों की भी मंशा पे सवाल उठता है कि अगर उस पार्टी ने पंजाब में लैंडस्लाइड विक्ट्री कर ली। ठीक है, थैंक यू विजय शर्मा। असम में जैसा कि अभी लोग कह रहे हैं, अभी नरेंद्र ठाकुर ने भी इस बात को कहा कि असम में क्या वास्तव में मामला फंसा है या हेमंता के पक्ष में बम्पर मतदान हुआ है? बहुत जल्दी में 20 सेकेंड। विजय शर्मा, विजय जी अनम्यूट करिए प्लीज। नो विजय जी बोलिए। अडबिल नहीं है विजय जी आप, मुझे लगता है नेटवर्क कुछ प्रॉब्लम कर रहा है आपका। अनम्यूट करिए प्लीज। कुछ अवरोध है। मुझे लगता है कि मुझे कांग्रेस के नेता के पास जाना चाहिए। उपाध्याय जी सवाल दोबारा। हाँ बोलिए विजय शर्मा, आवाज आ गई आपकी, बोलिए। सवाल दोबारा ये सवाल ये है कि भाई असम में गाड़ी फंस गई है या फिर बम्पर बिल्कुल बीजेपी जीत रही? देखिए, ये मामला कहना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि जिस तरह से मैंने कहा ऐतिहासिक मतदान हुआ आज, 85% जो मतदान हुआ है, और सभी दलों की अपनी अपनी कहानी है। लेकिन जहां जैसे मैंने अभी सुना, कहना है जो ज्यादा मतदान जो पहले होती थी तो पहले विपक्ष बीजेपी के अगेंस्ट होती थी, लेकिन पिछले अगर दो दशकों की अगर बात करूं तो उसमें भाजपा के तरफ ही रुझान ज्यादा आते हैं। लेकिन टक्कर तो कांटे की टक्कर है असम में, सीधे मैं कहता हूं कांग्रेस और बीजेपी के बीच में कांटे की टक्कर हो रही है। कहीं कहीं कांग्रेस बाजी मारने वाली है, लेकिन कुछ जगहों पर बीजेपी अपना परचम लहराने वाली है, बात है। लेकिन
कहीं ना कहीं परेशानी तो बीजेपी को कांग्रेस से सहनी पड़ी है। ये हमने पत्रकारिता करते समय सीधे तौर से देखा है और लोगों से हमने बात की, लोगों का भी यही कहना है कि इस बार हम बदलाव चाहते हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा असम में इस चुनाव के वक्त जुबिन गर्ग को लेके हुई है और लोग खुल के इस विषय में बात कर रहे हैं कि जुबिन गर्ग को न्याय मिलना चाहिए। ये मुद्दा अहम रहा है और युवा जो लोग हैं, जो युवाओं का भी यही कहना है कि जुबिन गर्ग को न्याय मिलना ही चाहिए और ये मुद्दा अहम असम में पड़ा और ये चुनाव पे सबसे बड़ा इम्पैक्ट करने वाला है, जिसका फल आप 4 मई को आपको मिल जाएगा। ये सिनेरियो है अभी असम का और युवा जो इस बार निकल के आए हैं और इसीलिए सबसे ज्यादा यहाँ पे मतदान हुई है। मैं कहता हूँ कम से कम 5.5 लाख मतदाता, नए मतदाता असम में आए हैं। नए मतदाता, युवा मतदाता जो पहली बार मतदान दिए। जब हमने रिपोर्टिंग करी, उनसे पूछे तो हम कहते हैं नई सरकार कोई भी आए, विकास के काम होने चाहिए और जो जो उन्होंने वादा किया है सभी पार्टियों ने, वो अगर सरकार में आता तो उसे पूरा करना पड़ेगा। लेकिन मुद्दा यहाँ लटका है जुबिन गर्ग के न्याय को लेके। जी ठीक बात है, ठीक बात, बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है। अभी एक छोटा सा सवाल प्रेम उपाध्याय से ले लेते हैं। प्रेम उपाध्याय, हाँ बोलिए, आप बोल दीजिए जो बोलना चाहते हैं, बोलिए, बस मेरे पास 20 सेकंड है, इससे ज्यादा नहीं, प्लीज। मैं सारी बातें आपको स्पष्ट कर दूं। हमारे एक बिहार के मित्र हैं सर्वेश्वर जी, बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि मैं बिहार की धरती से आता हूं। ये अलग विषय है कि हम लोग भी असम में हैं, लेकिन हमारे पुरखे भी बिहार से हैं। हमारे पुरखे सिवान जिला से थे, लेकिन हम लोग असम में सेटल्ड हैं। अगर जरा से भी सर्वेश्वर जी के अंदर बिहारी डीएनए है तो यही नरेंद्र मोदी जी नीतीश कुमार को कहते थे कि नीतीश कुमार का डीएनए गड़बड़ है। तो बिहार का और बिहार वासियों का जो देवनगरी, देवभूमि रही है, अपमान करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था। ये याद होना चाहिए आप जी को। धन्यवाद। सर्वेश्वर जी कहते हैं। धन्यवाद, ठीक है, धन्यवाद। महेंद्र सिंह, अंतिम टिप्पणी। भारतीय जनता पार्टी जी, मैं पुडुचेरी और केरलम के बारे अच्छा, में ठीक है, ठीक है, ठीक है, 10 सेकंड। प्रेम उपाध्याय 10 सेकंड, अब मेरे पास वक्त नहीं, प्लीज। बात को पूरी कर दूं जी। धेमाजी एक जगह है असम के अंदर, वहां माननीय गृह मंत्री जी कह रहे थे कि आप एक मौका अंतिम बार दे दीजिए, असम के घुसपैठियों को निकाल के हम लोग बाहर फेंक देंगे, परिंदा पर नहीं मारेगा। अरे महोदय, गृह मंत्री आप हैं, आपके पास सारा तंत्र है, क्षमता है, पावर है। अब अभी भी आपको एक मौका देने की, आपको पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी को जनता ने मौका दी है। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू प्रेम उपाध्याय। महेंद्र सिंह, अंतिम टिप्पणी। केरल के बारे में, असम और जो पुडुचेरी का मसला क्या कहाँ जाता दिख रहा है, जल्दी से। बिल्कुल, केरलम में तो मुझे लग रहा है कि एलडीएफ की सरकार आएगी। ज्यादा कुछ चेंज है नहीं, 1% का चेंज है उस पे मतदान में। लेकिन पुडुचेरी में 3% का चेंज हुआ और मुझे वो लग रहा है कि सुपरस्टार विजय की पार्टी वहां लड़ रही टीवी के, तो उसकी वजह से है। तो पुडुचेरी हो सकता है कि कुछ, क्योंकि 30 सीटें हैं वहां पर, तो कुछ चेंज आ जाए, सरकार इधर उधर हो जाए। लेकिन केरलम में सरकार एलडीएफ की बन रही है, मुझे उसमें कहीं कोई वो नहीं लग रहा है कि इवेंट। और असम में थोड़ा सा सेंटिमेंट्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो निश्चित तौर पर एंटी इनकम्बेंसी के शिकार बीजेपी होगी। अभी विजय कह रहे हैं, विजय शर्मा, कि भाई जुबिन गर्ग सबसे बड़ा मुद्दा है असम में, तो फिर बीजेपी के अगेंस्ट जाएगा ही वो मुद्दा निश्चित तौर पर। और उसमें सरकार एक्सपोज हो गई है, जिस तरीके से वहां पर सबूत आ गए वहां से कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो उसमें सरकार एक्सपोज हो गई, तो उससे बहुत बड़ा डेंट लगेगा। दूसरा ये कि जो जिस तरीके से पोलराइजेशन का मामला बन रहा था, डेवलपमेंट के खास डेवलपमेंट तो कुछ ऐसा हुआ नहीं, लेकिन पोलराइजेशन बहुत ज्यादा हो रहा था, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा था, बाढ़ बहुत बड़ा मुद्दा है वहां पर। तो ये सारे मुद्दे भी ग्राउंड में हैं और उसका निश्चित तौर पे 2% वहां पर हुआ है। बहुत ज्यादा मतदान नहीं, फर्क पड़ा 2%। लेकिन पिछली बार 2% जो मतदान था वो इतना ही था जितना अभी इस बार है, तो चेंज हो गई थी सरकार। तो बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। अंतिम जो कार्यक्रम के समापन पर जो हमारा मंथन है, उसका सार यही निकला। महेंद्र सिंह कह रहे हैं कि 2% पिछले से पिछली बार, यानी फर्स्ट टाइम जब बीजेपी सत्ता में आई थी वहां पर, तो केवल 2% का स्विंग था बीजेपी के पक्ष में, और सत्ता बदल गई थी कांग्रेस की, और इस बार वही 2% ज़्यादा पड़ा है। जुबिन गर्ग का मुद्दा है, क्योंकि आज जिन राज्यों में अब केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव हुए हैं, उसमें असम का मामला बहुत गर्मा गर्म है, और हिमंता बिस्वा शर्मा पर 52,000 करोड़ के भ्रष्टाचार, दुनिया भर में उनके बिजनेस, उनकी पत्नी के 3-3 पासपोर्ट, इन मुद्दों से मुख्यमंत्री जो मौजूदा हैं वो तिलमिला गए हैं।
क्या बीजेपी के अंदर हेमंता के विरोधी हैं जिन्होंने कांग्रेस को ये पुड़िया दी है? पता नहीं। नमस्कार।